back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th Political Science chapter number 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा। और जैसा कि आपको पता है कि आज की हमारी क्लास पार्ट 2 की क्लास है, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों के बारे में, सहयोग मूलक सुरक्षा के बारे में और साथ ही साथ भारत की सुरक्षा रणनीति के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी टॉपिक्स को एक ब्रीफ एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो बेसिकली हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़कर आए हैं कि पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित करने के लिए, युद्धों को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसका नाम है यूएनओ, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। सो बेसिकली इनका काम ये होता है कि हर एक तरह से युद्ध की आशंकाओं को रोकना, और अगर युद्ध की स्थिति बन भी जाए तो उसको एक बहस के जरिए, एक बातचीत के जरिए खत्म कर देना, जिससे बेकसूर लोगों की जाने ना जाए, हमारे हथियारों का गलत यूज ना हो, एंड देन मैनी मोर। सो बेसिकली यहाँ से हर एक तरीके से हम पूरे विश्व में शांति स्थापित करते हैं। मगर इन सब चीज़ों को एक तरह से सोचते हुए एक बात सोची गई कि अगर हर एक देश के पास खतरनाक से खतरनाक हथियार होंगे तो कभी ना कभी तो उनका यूज होना ही होना है। तो इसीलिए इन हथियारों पर हमें प्रतिबंध लगा देना चाहिए, या फिर इन हथियारों पर अगर किसी ने खरीद लिए हैं तो वो और हथियार ना खरीदे, और जिसने खरीद लिए हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि आप इनका यूज नहीं कर सकते। सो इसीलिए यहाँ पे कुछ संधियां निकली, कुछ आइटम्स निकले जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आया 1972 के अंदर जैविक हथियार संधि, जिसको हम BWC के नाम से जानते हैं, या आप ध्यान रखिएगा BWC। और BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, इसके ऊपर 155 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इसको स्वीकार किया था कि हाँ, हम ऐसे हथियारों की बेसिकली स्वीकृति को प्रदान लेते हैं और इन सब हथियारों का हम यूज नहीं करेंगे। फिर हमारे पास जब ये संधि निकली तो इसके बाद ना अमेरिका ने, सोवियत संघ यानी कि रूस ने इसको मानने से मना कर दिया कि भाई हम इसको नहीं मानते, हम तो हथियार रखेंगे। इसी की बात को मद्देनजर रखते हुए 1972 में ही एंटी ब्लास्टिक मिसाइल के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया कि अगर तुम इस संधि को नहीं मान रहे तो इस मिसाइल को तुम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। इसके बाद 1992 के अंदर रासायनिक हथियार संधि यानी CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन को निकाला गया और इसके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए। इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म होती है CWC, और जिसके ऊपर 181 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जैसा कि आपको पता है। तो यहां तक हम जान गए। अब यहां से हमने ये देखा कि अमेरिका और रूस यानी कि सोवियत संघ कुछ संधियों को मानने से मना कर रहे हैं। क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर हमने इन संधियों को मान लिया तो हमें हथियार नहीं रखने पड़ेंगे, और अगर हमारे पास हथियार नहीं होंगे तो हम पूरे विश्व में शक्तिशाली कैसे बनेंगे। क्योंकि हथियार के भी दो इंपैक्ट होते हैं, पहला तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दिया कि कभी ना कभी उनका तो यूज होना ही होना है। पॉजिटिव ये कि अगर हमारे पास बड़े से बड़े हथियार होंगे तो सामने वाले देशों के मन में ये भय बना रहेगा कि ये भी हमसे कम नहीं है, इसके पास भी बहुत सारे हथियार हैं और ये भी मजबूत देश है, तो वो डर की वजह से ही हमसे नहीं लड़ाई लड़ेगा। तो इसीलिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखा गया और फिर निकाली गई अस्त्र नियंत्रण संधि, यानी कि अब हम हथियार तो रख सकते हैं मगर कुछ मानदंडों को फॉलो करते हुए। उनमें से 3 नियंत्रण संधि आपके पास दे रखी हैं। पहली आती है SALT-2, स्टार्ट एंड NPT। SALT-2 का मतलब है स्टैटिक्स आर्म लिमिटेशन टेरिटरी, स्टार्ट का मतलब है स्टैटिक्स आर्म रिडक्शन टेरिटरी, एंड NPT का मतलब है न्यूक्लियर नॉन प्रोफेशनल टेरिटरी। और ये न्यूक्लियर नॉन प्रोफेशनल यानी NPT पूछी जाती है तो इसको बता देता हूं मैं, 1968 के अंदर इसको निकाला गया था। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद मैं एक चीज और बता देता हूं कि 1967 के अंदर एक चीज निकली थी कि जिस भी देश ने 1967 तक अपने हथियारों को रिजर्व करवा लिया है, अपने हथियारों को बेसिकली सभी देशों को दिखा दिया है कि मेरे पास ये हथियार हैं, आपने उनका प्रशिक्षण कर लिया है, तो इसी के तहत आप अपने हथियारों को रख सकते हैं, अदरवाइज आप हथियार नहीं रख सकते। तो 1967 के अंदर बात निकली। अच्छा मैं इसका बताऊं, 1967 के अंदर जो ये बात निकली थी इसमें सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी देशों यानी विकसित देशों का ही फायदा था, क्योंकि विकसित देश ऑलरेडी विकसित थे, उन्होंने अपने आप की भी डेवलपमेंट कर ली थी एंड एज वेल एज अपने वेपन्स की भी डेवलपमेंट कर ली थी। तो वो ये चाहते थे कि जब ये ऐसा थ्योरम हम निकालेंगे कि 1967 के बाद कोई हथियार नहीं रख पाएगा, तो जो विकासशील देश हैं जो सिर्फ अभी अपनी ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी हथियारों की तरफ रुख भी नहीं किया अपना, तो वो तो हथियार खरीद ही नहीं पाएंगे, तो वो हमेशा हमारे दबाव में रहेंगे। तो विकासशील देशों ने इस संधि का बहुत बढ़ चढ़कर विरोध किया और सबसे ज्यादा भारत ने विरोध किया। भारत ने इसको मानने साफ इनकार कर दिया कि
हम इस संधि को नहीं मानते, अभी हमने अपने परमाणु हथियारों का तो परीक्षण ही नहीं किया, अभी तो हम अपनी डेवलपमेंट ही कर रहे हैं। इससे उन्होंने भारत ने बताया कि इस संधि के अंदर सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी देशों का ही हित छुपा हुआ है, इसमें दक्षिणी देशों का कोई हित नहीं है। तो इसीलिए 1967 में संधि को मानने से मना कर दिया। बट इसका मतलब यही था कि जो 1967 तक देशों ने अपने हथियारों को रिजर्व करवा लिया है, परीक्षण कर लिया है, वही हथियार रख सकते हैं। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों के बारे में। इसके ओवरऑल आप डेफिनेशंस ये लिख सकते हैं कि बेसिकली हम अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति स्थापित करने के लिए हथियारों की रोकथाम करना चाहते हैं। तो इसलिए सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में नई नई संधियां निकालकर या तो हथियारों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया या फिर उन पर रिडक्शन की ट्यूटरी लगाई गई, जैसा कि हम यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा की। देखिए, सहयोग मूलक सुरक्षा का मतलब यही है कि वह सारे टॉपिक्स जिनके ऊपर कोई एक देश विचार नहीं कर सकता, वह सारे सहयोग मूलक सुरक्षा के अंदर आते हैं। अच्छा, यहां से आपको एक चीज याद आई होगी कि सर ने बताया था कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणाएं हमने पढ़ी थी, एक गैर पारंपरिक धारणा पढ़ी थी। पारंपरिक धारणा के अंदर सभी चीजें वो आती हैं जो कि देश के अंडर में होती हैं, देश की बाहर की सुरक्षा और देश के अंदर की सुरक्षा, यानी बाहरी सुरक्षा यानी आंतरिक सुरक्षा हमने पढ़ा था। दूसरा मैंने बताया था गैर पारंपरिक धारणा। तो गैर पारंपरिक धारणा का मतलब ये होता है कि जिसमें सिर्फ देश की बात ना हो, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड की बात हो, यानी मानव सुरक्षा की बात हो और विश्व सुरक्षा की बात हो। तो वह सारे टॉपिक्स के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर देश विचार नहीं करता, उस पे ऊपर सभी पूरे विश्व में जितने भी देश होते सब मिलकर विचार करते। तो वह हमारे सहयोग मूलक सुरक्षा के अंदर आता है। अभी फिलहाल का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक कोरोना वायरस कहीं से भी निकला हो, मगर उसकी वैक्सीन बनाने के लिए, उसकी दवाई बनाने के लिए कोई एक देश काम नहीं कर रहा था, सभी देश काम कर रहे थे कि जिसके पास बन जाए सो वेल एंड गुड, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिससे हम इस बीमारी से बच सके। तो सहयोग मूलक सुरक्षा के अंदर वह सारे टॉपिक्स आते हैं जिनके ऊपर कोई एक देश विचार नहीं करता, सभी मिलकर उस पर विचार करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं प्रॉब्लम का। सो होपफुली आपको यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हुई होंगी, मैं ये मानता हूँ, कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट फिर भी किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। एंड अदरवाइज जो टॉपिक्स आप पढ़ते हुए आ रहे हो, उनके आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। सो बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और समझते हैं भारत की सुरक्षा की रणनीतियों के बारे में। स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं भारत की सुरक्षा रणनीतियों के बारे में। सो बेसिकली हम हर एक देश की बात करें तो हर एक देश अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप की डेवलपमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाता है, कुछ स्ट्रेटेजी बनाता है, जिसको वो फॉलो करते हुए अपने आप की सुरक्षा भी करता है और अपने आप को डेवलप भी करता है। तो वही चीज़ हम भारत की पढ़ने वाले हैं कि भारत ने ऐसी कौन सी गाइडलाइन बनाई है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं और अपने आप की प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं और अपने आप को डेवलप भी कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास आता है कि सैन्य क्षमता को मजबूत करना, यानी कि हमने चैप्टर इतना पढ़ लिया, हम ये जान गए कि सबसे ज्यादा जो खतरा रहता है किसी भी देश को वो रहता है बाहरी सुरक्षा से, कि कहीं कोई दूसरा देश हमारे ऊपर हमला कर हमारी जमीन को ना छीन ले, हमें रिसोर्सेज खराब ना कर दे, एंड देन मैनी मोर। इसलिए हर एक देश सबसे ज्यादा पैसा अपनी सेना के अंदर ही खर्च करता है, अपने हथियारों को खरीदने में ही खर्च करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मजबूत रहें ताकि हम बाहरी आने वाली परेशानियों का सामना कर सकें। तो ये है हमारा पहला घटक कि अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना। दूसरा आता है अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों, अंतरराष्ट्रीय संसाधनों का विकसित करना या अंतरराष्ट्रीय संसाधनों को मजबूत करना, ये हमारी सुरक्षा की रणनीति का दूसरा घटक माना जाता है। तीसरा आता है हमारे पास कि देश के भीतर आने वाली सभी चुनौतियों का डटकर सामना करना, यानी कि हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, अलगाववाद आता है, कानूनी व्यवस्था आती है और सभी चीजें वो आती हैं जो कि देश के अंदर चल रही हो, देश के नागरिक के साथ चल रही हो। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूं कि ये आंतरिक सुरक्षा के टॉपिक को ना पहले कोई देश मानता ही नहीं था, पहले कोई देश ये नहीं जानता था कि आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या है, मगर इसको जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 1945 के बाद। अब सर 1945 के बाद क्यों दी गई इसको वैल्यू? देखिए, 1945 के बाद इसको वैल्यू इसलिए दी गई क्योंकि बड़ी बड़ी महाशक्तियों का, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का टूटने का कारण ही आंतरिक सुरक्षा बना। यानी कि हम ये जान चुके कि आंतरिक सुरक्षा के अंदर देश के भीतर की बात, बाहरी सुरक्षा के अंदर देश के बाहर की बात। तो कई सारी महाशक्ति, ऐसी महाशक्तियां थी जो कि इतनी मजबूत थी कि वो अमेरिका से भी टक्कर ले ले। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोवियत संघ की। सोवियत संघ को अगर गिना जाए, अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व में वो किसी समय पर सबसे आगे था।
उसके पास उन्नत संचार प्रणाली थी, उसके देश के अंदर, उसके ग्रुप के अंदर कोई भी बेरोजगार नहीं था, उसके पास सकल घरेलू उत्पाद में उसको उत्थान पर माना जाता था, क्योंकि उसके अंदर सभी चीजें बन जाती थी देश के अंदर ही, उसको कभी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की नीड ही नहीं पड़ती थी। अगर वो चाहता तो एक्सपोर्ट करता, इंपोर्ट की तो कभी नीड ही नहीं पड़ी उसको। तो कहने का मतलब ये कि ये सारे देश बहुत ही मजबूत थे, मगर इनका जो विघटन हुआ वो आंतरिक सुरक्षा के कारण ही हुआ कि इनकी जनता इनके खिलाफ ही खड़ी हो उठी, अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और भी जनसंहार हो गया यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पे बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं टिक पाई। तो यहाँ पे विचार किया गया कि 1945 के बाद हर एक देश अपनी अपनी आंतरिक सुरक्षा पे बहुत ध्यान देता है। अगर एक छोटे से राज्य की बात हो रही है ना, तो उसको ही बहुत सीरियस तरीके से झेला जाता है हर एक देश के अंदर, सिर्फ भारत की बात नहीं है। तो इसीलिए अपने देश के भीतर आने वाली सभी चुनौतियों का डटकर सामना करना और उसका एक तरह से यूजफुल एक सॉल्यूशन ढूंढना जिस वो सबके लिए बेहतर हो। ठीक है, फिर आता हमारे पास अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करना और अपनी अर्थव्यवस्था को ऐसा विकसित करना कि गरीबों का एक बड़ा समूह गरीबी से निकलकर अमीरी में आ सके या फिर एक अच्छी लाइफ में जी सके, अपना जीवन यापन अच्छा कर सके। तो ये था हमारा भारत की सुरक्षा रणनीतियां, जो कि आपको होपफुली समझ में आई होंगी और आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको बड़े से बड़े टॉपिक को एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में फिनिश करवाने की। अदरवाइज कोई टॉपिक रह गया हो या किसी टॉपिक में आपको डाउट हो या किसी भी पॉइंट को आप में समझ में ना आया हो तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं उसी दिन उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।